जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, इट्स नेम इज़ बायोकेमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम बहुत सी बातें करेंगे और इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे करेंगे वो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उसी में इम्पॉर्टेंस भी डिस्कस हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में शामिल हैं लिपिड्स, बल्कि सीक्वेंस से चलते हैं जो आपकी बुक में है, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड्स, और फिर हम समथिंग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे डीएनए की, जो कि न्यूक्लिक एसिड है। याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स की दो एग्जांपल्स होंगी, डीएनए एंड आरएनए। तो इनके बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर में बेसिकली इनके बारे में क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, दीज आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और एटम्स बहुत से होते हैं जिसमें आपको पता है कि वो लाखों करोड़ों भी आपस में मिल जाते हैं और फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दीज आर समहाउ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बहुत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की बात करें तो हमारा जिस्म बनाने में और इवन सेल का एक 45% हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स की बात करें तो ये एनर्जी रिजर्वायर्स हैं। इसके अलावा ये सेल में और बहुत से अहम किरदार अदा करते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी के सेल जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, विटामिन्स हैं, ये बहुत से मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके अंदर ये हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में नहीं हो सकता। इसके अलावा हम बात करें तो हमारी बॉडी में हमारे सेल का जो है एक विरासती मादा है, इनहेरिटेड मटेरियल है, विच इज़ डीएनए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अपने आने वाले जो अबाओ अजदाद हैं हमारे, वो हमें देकर गए, यानी आने वाले जो हमारी औलादें हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको हम ये देते हैं। जो पौधे पौधों को देते हैं, कीड़े कीड़ों को देते हैं और इंसान इंसानों को देते हैं। इस तरह आप उसको डीएनए कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अलावा आरएनए भी होते हैं, विच आर राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। तो इतनी हम खास डीप तफसील में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो अहम बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम इसके बारे में आपसे ज़रूर करेंगे। लिहाजा ये मैं भी आपके लिए अरेज करता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जी तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन इसकी सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हों, दे आर अ बिगर इन साइज। और ये बने किसके होते हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या फिर ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब जो है दैट इज मैनी, एंड हाइड्रोक्सी का मतलब है कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एल्डिहाइड्स का मतलब है कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप नोन एज एल्डिहाइड्स। और इसी तरह से पॉली मैनी, हाइड्रोक्सी बहुत से हाइड्रोक्साइड, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत से हाइड्रोक्साइड, एंड कीटोन यानी कि कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। आप सोच रहे होंगे कि ये R क्या होता है। स्टूडेंट्स, R की वैल्यू जो है आप डिफरेंट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप R की जगह जो है वो लगा सकते हैं CH3, या आप लगा सकते हैं C2H5, या आप लगा सकते हैं C3H7। इस तरह सो ऑन आप आगे चलते जाएंगे, CH2 का एडिशन करते चले जाएंगे तो ये एडिशन होता चला जाएगा। यानी R की वैल्यू आप ये लगा दें। इस CH3 को जो है आप नाम देंगे मिथल, राइट। इसको आप मिथाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप फॉर एग्जांपल इथाइल भी लगा सकते हैं, इसको हम इथाइल बोलेंगे, ठीक है। और अगर 3 कार्बन हो तो उसको हम प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन और आयल का मतलब कि एक रेडिकल है। सो प्रोपाइल और इथाइल, ईथ का मतलब 2 कार्बन और आयल का मतलब ये रेडिकल है। और इस तरह मीथ का मतलब 1 कार्बन और आयल का मतलब। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं। तो लिहाजा हम चलते हैं अब थोड़ी सी डिटेल की तरफ
कि ये इनकी बात करेंगे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पहले ही जाने कि आखिर ये बनते कैसे हैं, राइट। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनकी सिंथेसिस की तो याद रखिएगा सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रोडक्शन का मतलब बनाना, कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं तैयारी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी जो तैयारी है वो पॉसिबल है। ये बेसिकली आप कह लें कि लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है एक प्लांट है, ठीक है। लेट्स से दैट हमारे पास एक प्लांट है और ये प्लांट जो है यू कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है और जड़ों से जो है आप कह लें कि पानी का इस्तेमाल करता है। और जब पानी और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के थ्रू जो है इस प्लांट बॉडी में आती है या प्लांट के सेल में आती है, तो फिर आप ये दिमाग में रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब ये लीफ के अंदर जाते हैं, लाइक इन अ लीफ, इनके खास किस्म के सेल्स होते हैं, इनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जो पत्ते में अमूमन होते हैं। तो इन मीजोफिल सेल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ठीक है। एक कह लें कि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और फिर क्या होता है कि सनलाइट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा सनलाइट के साथ साथ एक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। तो क्लोरोफिल जो है ये होनी बहुत ज़रूरी है और इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मीनिंग समझिए इस चीज का, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर, राइट। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन का 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी समथिंग C6H12O6, राइट। दैट इज ग्लूकोज, राइट। यानी आप कह लें 6 कार्बन यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज ग्लूकोज। और साथ के रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस। अब आप कह लें कि दिस इज नोन एज सिंथेसिस, राइट। दिस इज नोन एज सिंथेसिस, प्रिपरेशन, तैयारी, ये पत्तों के अंदर हो रही होती है। और पौधा, याद रखिए दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक मीन, फोटो मीन्स लाइट, राइट, सिंथेटिक मीन बनाना, सिंथेसिस मीन बनना। तो आप कह लें कि पूरी दुनिया में जितने भी ग्रीन कलर के पौधे हैं वो सब बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और याद रखिएगा ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि सारे पत्ते बनाते हैं, ये सारे वो ग्रीन पार्ट्स बनाते हैं किसी भी पौधे के, दरख्त के, जहां पर ये पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो आप कह लें कि ये स्टोर भी होते हैं फिर बाद में, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बनते तो ग्लूकोज की शक्ल में है लेकिन स्टोर ग्लूकोज की शक्ल में नहीं होते, बल्कि ग्लूकोज के यूनिट्स जो है आपस में एक तस्बीह की तरह, एक चेन की तरह आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं दैट इज स्टार्च। और स्टार्च की फॉर्म में जो है ये पौधे के अंदर स्टोर होते हैं। लिहाजा आप समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स बने और फिर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कह लें सिंपल मीन्स ग्लूकोज की शक्ल में बने और फिर ये कन्वर्ट हो गए एक थोड़ी सी पेचीदा और कॉम्प्लेक्स शक्ल में, दैट इज नोन एज स्टार्च, और इस तरह वो स्टोर हो गए। सो दैट इज द वे हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड। ये आपके पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा हम चलेंगे आगे वीडियो को लेकर और इसमें हम बात करेंगे आपसे मोनोसेक्राइड्स की, फिर हम आपसे बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की और फिर हम बात करेंगे आपसे पॉलीसेक्राइड्स की और आखिर में हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ यूज वगैरह होते हैं, राइट। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर से समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जी तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे आपसे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो इसमें मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स आती हैं। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल यूनिट। ओलिगो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी बहुत से यूनिट्स, एंड पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत से यूनिट्स। लिहाजा ओलिगो, पॉली और मोनो ये आप याद रखिएगा। अब सेक्राइड्स का लफ्ज जो है वो सेक्रॉन से निकला है और सेक्रॉन के मायने होते हैं शुगर। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर एक और बात पता चलूं, ग्लूकोज, ओज का मायने शुगर है और ग्लू का मतलब है स्वीट, इसलिए ग्लूकोज जो है आपको स्वीट इन टेस्ट नजर आती है, बिकॉज लिटिल लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में इसके मायने स्वीट शुगर के हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आपसे मोनोसेक्राइड्स की और मोनोसेक्राइड्स को थोड़ा सा तफसील में डिस्कस करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर थोड़े से रफ हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड ये क्या होती हैं, लेकिन बहुत इजी है। याद रखें जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर नोन एज सिंपल शुगर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल शुगर्स क्या होती हैं। स्टूडेंट सिंपल शुगर्स का मतलब ये है कि ये शुगर्स हैं जो कार्बन नंबर 3 4 कार्बन रख सकती हैं, 5 6 7 8 9 तक ये कार्बन रख सकती हैं। यानी ये ऐसी शुगर्स हैं जिसमें या तो 3 कार्बन हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं 4 कार्बन वाली शुगर हो सकती है, या फिर 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन है 9 कार्बन, यानी 3 to C3 to C9 तक ये यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। 3 कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन वाली शुगर है, इसको हम कहेंगे ट्राइओज। याद रखिएगा जो 3 कार्बन वाली शुगर है, ट्राई मीन 3, ओज मीन शुगर, राइट। उसके बाद देन इट कुड बी समथिंग लाइक टेट्रोज, टेट्रा मीन 4 एंड ओज मीन शुगर, एंड समथिंग लाइक पेंटोज, एंड देन हेक्सोज, एंड देन हेप्टोज, and then octoses or octose and nanos. So इस तरीके से आप कह लें कि there are different kind of sugars जो exist करती हैं। तो अगर हम बात करें हेक्सोसिस की तो हम ज़्यादातर हेक्सोसिस के बारे में जानते हैं, जिसमें 2 शुगर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, एंड सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये भी 6 कार्बन रखती है शुगर। अब अगला क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर कार्बन ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है, तो दोनों में अगर 6 कार्बन है तो दोनों में डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, दोनों को ही हमें या तो ग्लूकोज बोलना चाहिए फ्रुक्टोज लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। याद रखिएगा ग्लूकोज में जो है वो एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, और जबकि जो फ्रुक्टोज है इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कीटोन मौजूद होता है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। सो दैट्स व्हाई हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। और अमूमन बोर्ड में आपके क्वेश्चन भी आएगा कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है यही अभी हम इसके अंदर प्रोसेस में अभी स्टडी करने वाले हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर जंप करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर, राइट। लिहाजा अभी हम बात करते हैं आपसे डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के ऊपर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये तय कर लें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड होगा और फ्रुक्टोज में क्या होगा, कीटोन, राइट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनाइल, याद रखिए इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं। कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, और कीटोन में क्या होगा, कार्बोनाइल के दोनों तरफ ही हमें अल्काइल नजर आएगा, राइट। सो ये हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब कार्बन नंबर हमने सेम रखना है लेकिन डिफरेंस कर देना है हमने फंक्शनल ग्रुप को लेकर। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 6 कार्बन की, तो ये 6 कार्बन मैंने आपके यहाँ पे बना दिए। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द 6 कार्बन अगेन। सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। तो 6 कार्बन ये है। अब आपको ये बात बतानी चाहिए कि कार्बन कार्बन से जुड़ने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसे हम कैटिनेशन भी कहते हैं, कार्बन की जुड़ने की सलाहियत को। तो हम यहाँ पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना देते हैं। तो लुक एट दैट, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया। स्टूडेंट्स अब अगर आपने गौर करना है, यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं, एल्डिहाइड। तो ये कार्बोनाइल, ठीक है, और साथ के हाइड्रोजन लगा देते हैं और साथ के ये अल्काइल होगा। ये सारी जो चेन है दैट इज नोन एज अल्काइल, ठीक है। और यहाँ पर हम सेम ऐसे करेंगे, इस कार्बन के ऊपर हम कार्बोनाइल नहीं बनाएंगे बल्कि कार्बोनाइल ग्रुप बनाएंगे हम दूसरे कार्बन के साथ, और ये कार्बोनाइल बना लिया। और अब यहाँ पर हम जो है, अब देख सकते हैं कार्बोनाइल के दोनों तरफ R है, यानी ये भी अब अल्काइल कहलाएगा, ये एक कार्बन वाला अल्काइल है, और ये भी अल्काइल कहलाएगा लेकिन ये 4 कार्बन वाला अल्काइल है। अब कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसियां होती हैं तो इसको हम पूरा करेंगे। अब देखें यहाँ तो ये कार्बन की 4 वैलेंसियां पूरी हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता चलूं कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो शुगर है इट इज गोइंग टू बी पेंटाहाइड्रोक्सी, ठीक है, और एल्डिहाइड तो ये है, राइट। इसको हम बोलेंगे पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है
कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी होंगे। याद रखिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, चौथा और पांचवा, छठा कार्बन है। तो हमेशा जो थर्ड कार्बन होगा उस पर हम जो हाइड्रोक्सी होगा वो डिफरेंट साइड पे लगाएंगे। तो देखें, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सी लगाया, पहला, दूसरा और तीसरा जो कार्बन का हाइड्रोक्सी हम इस साइड पे लगा देंगे, और फिर हाइड्रोक्सी जो है हम अपनी ही साइड पे लगा देंगे, विच इज नोन एज द राइट साइड। और यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगाएंगे, और यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी फर्क नहीं लगेगा, कार्बोनाइल ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी हम अगेन ऑन द राइट साइड लगाएंगे, एंड अगेन हाइड्रोक्सी जो है हम 5 पूरे करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 हाइड्रोक्सी यहाँ पर है, 5 हाइड्रोक्सी यहाँ पर, इसको भी हम बोलेंगे पेंटा हाइड्रोक्सी। और इसमें आपको नजर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, इसको हम नाम दोगे कीटोन। एक और स्टूडेंट्स मैं आपको बात बता चलूं, इसको हम एल्डिहाइडिक शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड एक ग्रुप है। और इसको हम क्या कहेंगे, कीटोनिक शुगर। कीटोनिक शुगर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है। और स्टूडेंट्स याद रखें, इसको हम एल्डोज भी कह सकते हैं, ठीक है, एल्डोज, क्योंकि ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है। और इसको हम क्या नाम देंगे, कीटोज। ये क्योंकि कीटोनिक ग्रुप रखने वाली ओज है, यानी शुगर है। स्टूडेंट्स देखें, वैलेंसी पूरी करते हैं हम। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, जो 4 वैलेंसियाँ पूरी करनी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देंगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन वूमन लगाया जाता है, और यहाँ पर भी हम जो है वो हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो है हम हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरीके से जो है डिफरेंट हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, आप देखें, ये आपके सामने बन गया है एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो आई थिंक सो 1 2 3 4 ओके। सो ये हमारे पास अब एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी कार्बन की सब वैलेंसियाँ सेटिस्फाइड है। इस ग्रुप को स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं आप, लाइक दिस। और इस आखिरी वाले ग्रुप को आप CH2OH लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH लिख सकते हैं। और इस ग्रुप को भी सेम ऐसे ही CH2OH लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस ग्रुप को भी सेम ऐसे ही CH2OH लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बन गई आपकी पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये बन गई आपकी पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको दोबारा से 2 या 3 दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आपको यहीं पर वीडियो में ही याद हो जाएगा, और कोई टेंशन नहीं होगी। कल आपके बोर्ड में अगर 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप आराम से इसको हल कर लेंगे। और अमूमन स्टूडेंट्स गलत फार्मूला बनाते हैं और रट्टा लगाते हैं, लेकिन आई डोंट वांट कि आप इस तरह का कोई प्रोसेस करें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मोनोसैकेराइड्स को लेकर टॉपिक। अब मोनोसैकेराइड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन इन माय नेक्स्ट वीडियो। और इसके बाद हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। सो